महोदय, हमारी सरकार सदैव सामाजिक न्याय और कल्याण की दिशा में अग्रसर रही है। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों तथा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। आगामी वित्त वर्ष में 2026-23 के बजट में सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत नई योजनाएं और सुधारात्मक कदमों को शामिल किया गया है ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग तक सुरक्षा, सहयोग और समान अवसर सुनिश्चित हो सके। हिमाचल प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में लगभग 7,000 लाभार्थियों को प्रति माह 1,700 रुपये दिए जा रहे हैं। मेरे दृष्टिकोण से यह राशि 100% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है। अतः उनके लिए हमारी सरकार पेंशन को 1,700 से बढ़ाकर 3,000 प्रति माह करने की घोषणा करती है। मानसिक बीमारी से ठीक हो चुके और परिवार द्वारा स्वीकार न किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राज्य में वर्तमान में 2 हाफ-वे होम संचालित है, जिनकी क्षमता सीमित है। बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार द्वारा प्रदेश में 2 अतिरिक्त हाफ-वे होम स्थापित करने की घोषणा करता हूं। मानसिक बीमारियों से ठीक हुए व्यक्तियों के लिए हाफ-वे होम्स की स्थापना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य स्तरीय बड़े बहुविषयक सहायता अनुदान समिति द्वारा अनुमोदित संस्थाओं को 25 निवासियों के लिए हाफ-वे होम के संचालन और रखरखाव के लिए 90:10 के अनुपात में सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। उन्हें 50 लाख के रिकरिंग एक्सपेंडिचर और 10 लाख रुपए के नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर के मद में व्यय करने की अनुमति होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुंदरनगर स्थित विशेष योग्यता वाले बच्चों हेतु संस्थान जो दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित बालिकाओं के लिए राज्य का एकमात्र सरकारी संस्थान है की क्षमता को 150 से बढ़ाकर 200 सीटें करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे 50 अतिरिक्त बालिकाओं को गुणवत्ता शिक्षा, छात्रावास सुविधा और देखभाल उपलब्ध करवाई जा सकेगी। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वो लोग हैं जो बेचारे दिव्यांग हो जाते हैं, उनकी तरफ देखा नहीं जाता, परिवार वाले के सहारे जीते हैं। तो हमने कहा कि इनको मिनिमम पेंशन मिलनी चाहिए, जिसको हमने बढ़ाया है ताकि उनकी सुरक्षा, उस पैसे के कारण वो थोड़ा सा आत्मसम्मान से अपने जीवन यापन कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य प्रायोजित महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास योजनाओं का पुनर्गठन बदलती सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं व चुनौतियों के अनुरूप किया जाना आवश्यक हो गया है, क्योंकि कृषि, औद्योगिकी एवं संबद्ध गतिविधियों में दक्षता होने के बावजूद विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक महिलाएं संस्थागत ऋण एवं वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण अपनी क्षमताओं को आजीविकाओं में परिवर्तन नहीं कर पा रही है। अतः मैं वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस पृष्ठभूमि में निम्न योजनाओं की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की पात्र महिलाएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है को हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित बैंकों द्वारा 3 लाख रुपए तक का ऋण डेयरी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, फूड प्रोसेसिंग, सिलाई, बुटीक, ब्यूटी पार्लर इत्यादि से संबंधित स्वरोजगार इकाइयां स्थापित करने हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा। उक्त ऋण पर देय ब्याज का 4% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं के विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता देने हेतु 2 योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तथा मुख्यमंत्री शगुन योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान व्यवस्था को अधिक सरल बनाने तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए लाभों में समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैं इन दोनों योजनाओं का एकीकरण करके एक नई योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं, जिसे शुभ विवाह योजना के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की इस 21 वर्ष की अधिक आयु की ऐसी पात्र बालिकाएं एवं महिलाओं के विवाह के समय सरकार द्वारा
51,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिन्हें सरकार की किसी अन्य योजना से इस हेतु लाभ न मिल सके। सरकार द्वारा सशक्त महिला योजना एवं वो दिन योजना संचालित की जा रही है। ये योजनाएं सूचना, शिक्षा, संचार पर आधारित है तथा इनके उद्देश्यों में काफी समानता है। अतः इन्हें प्रभावी बनाने में इनमें एकरूपता लाने तथा सार्वजनिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु मैं इन दोनों योजनाओं में सशक्त नारी स्वस्थ परिवार एकीकृत मिशन के तहत अंतर्गत एकीकृत करने का प्रस्ताव करता हूं। यह मिशन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, स्वयं सहायता समूह एवं पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से राज्य के प्रत्येक परिवार तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा यौन शोषण की शिकार बालिकाओं व महिलाओं के आत्मविश्वास व सम्मान के लिए एक स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन सपोर्ट टू माइनर विक्टिम्स ऑफ रेप, चाइल्ड अब्यूज एंड ऑब्जेक्टिफिकेशंस बैकग्राउंड चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत पीड़ित बालिकाओं व जो महिलाओं को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। इस योजना के कार्यान्वयन से व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही है, जिसके कारण योजना का पूरा लाभ पीड़ितों को नहीं मिल पा रहा है। मैं इस योजना के स्थान पर स्वाभिमान योजना के नाम से एक नई योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं, ताकि यौन शोषण से पीड़ित बालिकाओं व महिलाओं का मान सम्मान, आत्मविश्वास और उनका आर्थिक व सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित हो सके। ड्रग चिट्टा की समस्या हिमाचल प्रदेश की बड़ी समस्या बन गई है। इसके दृष्टिगत मादक पदार्थों के आदी लोगों के इलाज के लिए हमारी सरकार ने कोटला बड़ोक, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में एक मॉडल ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बनाने का निर्णय किया है, जिसका निर्माण कार्य आरंभ हो गया है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। चूंकि कई मामलों में ऐसे भी ध्यान में आ रहा है जहां बच्चे नशे के आदी होने के साथ साथ पेडलर भी बन गए रहे हैं। ऐसे बच्चों को पकड़े जाने पर ट्रायल के दौरान ऑब्जर्वेशन होम्स में तथा सजा होने पर स्पेशल होम्स अथवा प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। इन बच्चों के बेहतर इलाज, देखभाल तथा पुनर्वास द्वारा उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापिस लाने के उद्देश्य से मैं यह घोषणा करता हूं कि कोटला ब्लॉक सिरमौर में बन रहे मॉडल डी एडिक्शन सेंटर के पास से ही 2 करोड़ रुपए की लागत से एक ऑब्जर्वेशन होम व स्पेशल होम स्थापित किए जाएंगे। मेरी सरकार अनाथ तथा बेसहारा बच्चों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दृष्टि से प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रहे बाल देखभाल संस्था, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि इनमें रह रहे बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा व वातावरण दिया जा सके। अतः मैं बाल आश्रम घुमारवी, सुजानपुर, कल्पा, साहो, गरली, कुर्लू, सुंदरनगर, टुट्टीगंडी तथा कोटला बड़ों में भवन निर्माण व मरम्मत हेतु 2 करोड़ रुपया प्रति संस्थान देने हेतु 18 करोड़ रुपया की राशि का आवंटित करने की घोषणा करता हूं। ये उन अनाथ बच्चों के कई जहां अनाथालय है वो बिल्डिंगें बहुत पुरानी हो चुकी है, उसका पुनर्निर्माण करके ताकि उनको ये लगे कि हम अच्छे घरों में रह रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2024 से विधवा, निराश्रित व परित्यक्त महिलाओं तथा दिव्यांग माता पिता के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना चलाई जा रही है, जिसका लाभ वर्तमान में लगभग 22,000 लाभार्थियों को मिल रहा है। अभी इस योजना का लाभ केवल राज्य के सरकारी संस्थानों में शिक्षा प्राप्ति हेतु ही उपलब्ध है, परंतु यह देखने में आया है कि इस वर्ग की महिलाएं तथा दिव्यांग माता पिता के कई होनहार बच्चे राज्य के बाहर भी प्रतिष्ठित सरकारी व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों में दाखिला प्राप्त कर रहे हैं, परंतु जहां शिक्षा ग्रहण करने का खर्चा उन्हें इस योजना के माध्यम से नहीं मिलने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना की पात्र महिलाएं व माता पिता के सभी पात्र बच्चे जो प्रदेश के बाहर भी IIT, NIT, IIM, एम्स तथा NLU जैसे प्रतिष्ठित सरकारी व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश कर पाएंगे, उनकी पाठ्यक्रम फीस, छात्रावास शुल्क तथा मेस शुल्क आदि पर आने वाला समस्त व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस कदम से इस वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चे न केवल ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु प्रेरित होंगे, साथ ही अपने भविष्य को भी उज्जवल बना पाएंगे। शेर पढ़ दो एक आध। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने
बेचारे बाहर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की क्षमता नहीं है, एम्स में सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके लिए सरकार उनका मेस, हॉस्टल सब खर्चा सरकार वहन करेगी। आपने शेर पढ़ने को बोला है तो मैं पढ़, जहां औरतों की इज्जत और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होती है, जहां औरतों की इज्जत और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान होती है, वही बस्ती असल में इंसानों का जहान होती है, वही बस्ती असल में इंसानों का जहान होती है। मैं आपको ये जिनके लिए योजना आई ना उनके चेहरों पर है, आप ये आपके चेहरे पर, आपके भी चेहरे पर तो ज्यादा मुस्कान आनी चाहिए। जहां, सुन लो आप थोड़ा सा, जहां औरतों की इज्जत और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होती है, वही बस्ती असल में इंसानों का जहान होती है। सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कुल 1544 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को जल्द जन जन तक पहुंचाने हेतु भरसक प्रयास किए हैं। हिमालय जैव विविधता, पारंपरिक खेती और औषधीय पौधों की संपदा से हिमाचल आयुष का एक प्राकृतिक केंद्र है। इस बजट में हमारी सरकार आयुष को बढ़ावा देने हेतु निम्न कदम उठाने जा रही है। समर्पित आयुर्वेद अनुसंधान विंग की स्थापना, मेरी सरकार प्रमाण आधारित आयुर्वेद को बढ़ावा देने तथा प्रदेश की जनता को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेद में एक समर्पित अनुसंधान विंग स्थापित करेगी। यह पहल पारंपरिक चिकित्सा में वैज्ञानिक अनुसंधान, क्लिनिकल सत्यापन तथा नवाचार को सुदृढ़ करेगी। उच्च हिमालय क्षेत्र की विशिष्ट औषधि संपदा का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार लाहौल स्पीति तथा अन्य उपयुक्त उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हर्बल गार्डन स्थापित करने की संभावना को तलाश करेगी। यह हर्बल गार्डन संरक्षण, अनुसंधान तथा स्थानीय समुदायों के लिए जीविका के अवसर बढ़ाएंगे। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल शिमला तथा राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय पपरोला में आरंभ की गई वेलनेस पंचकर्म सेवाओं के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार निम्न कदम उठाएगी। किन्नौर एवं लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में पंचकर्म तकनीशियन पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। पपरोला में प्रदेश क्षमता 18 से बढ़ाकर 36 तथा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल छोटा शिमला में 18 से बढ़ाकर 24 की जाएगी। अतिरिक्त अस्पतालों में यह पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे, जिससे 196 नई सीटें जुड़ेगी। इन पैसे पंचकर्मा तकनीशियों को वार्षिक प्रवेश क्षमता 36 से बढ़ाकर 256 हो जाएगी। हमारी सरकार ने आयुर्वेदिक फार्मेसियों के अधिग्रहण हेतु वर्तमान में संचालित तीनों सरकारी फार्मेसी को हिम औषधम सोसाइटी के अंतर्गत लाकर आगामी वित्त वर्ष में इसे पूर्ण रूप से क्रियाशील करने का निर्णय लिया है। सोसाइटी का गठन सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसियों की कार्य प्रणाली में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन है। इसके आरंभिक संचालन हेतु राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रदान करेगी। साथ ही परिचालन क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु मल्टीटास्क वर्कर प्रत्येक फार्मेसी के लिए नियुक्त किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की युवा शक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने कुछ माह पूर्व हिमाचल प्रदेश पुलिस में 800 कांस्टेबलों की भर्ती की घोषणा की थी। अब राज्य की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं तथा नशे विशेषकर चिट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे व्यापक अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश पुलिस में 1000 अतिरिक्त कांस्टेबलों की भर्ती करेगी। मेरी सरकार पुलिस बल में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों के अनुभव और अनुशासन का सम्मान करती है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार ऑनरेरियम हेड कांस्टेबल के रूप में प्लेसमेंट के लिए 20 वर्ष तथा ऑनरेरियम एएसआई के रूप में प्लेसमेंट के लिए 32 वर्ष की सेवा आवश्यक है। क्योंकि अधिकांश पूर्व सैनिक पुलिस में अपेक्षाकृत बाद में शामिल होते हैं, इसलिए उनके पास लंबी सेवा अवधि शेष नहीं रहती। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व सैनिकों को पुलिस में उनकी प्लेसमेंट के समय ऑनरी हेड कांस्टेबल तथा ऑनरी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए पात्रता सेवा अवधि में आवश्यक छूट प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शिमला शहर में भीड़ भाड़ कम करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संस्थानों को अन्य जिलों में
स्थानांतरित करने की नीति के अंतर्गत कम्युनिकेशन एवं टेक्निकल सर्विसेज मुख्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित किया जाएगा। इस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य कार्यालयों को भी शिमला से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। राज्य में वर्तमान में 518 विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ नियुक्त हैं, जिनमें चंबा जिले के 478 और लाहौल में 40 एसपीओ तैनात हैं। पुलिस बल को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इन एसपीओ का पुनः वितरण कर पुलिस जिला नीरपुर, स्पीति और किन्नौर जैसे क्षेत्रों में भी तैनात किया जाएगा, जिससे इन्हें भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस की उपस्थिति और क्षमता को और मजबूत किया जा सके। हमारी सरकार राज्य में आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा त्वरित बनाने के लिए एकीकृत आपातकालीन नंबर 112 को सुदृढ़ कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में पुलिस सेवाओं के लिए इमरजेंसी रिस्पांस बोर्ड सिस्टम 112 प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। अब इसे चरणबद्ध रूप से 108 एम्बुलेंस सेवा तथा 101 अग्निशमन सेवा के साथ तकनीकी रूप से एकीकृत किया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को एक ही नंबर पर तुरंत सहायता उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त एंटी चिट्टा अभियान को सुदृढ़ एवं सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा तथा किसी भी सूरत में सूचना देने वाले का नाम उजागर नहीं किया जाएगा, अतः बिना किसी संकोच के चिट्टा तस्करी की सूचना भी 112 नंबर पर दी जाएगी। जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुल्लू जिले के ब्रो पुलिस स्टेशन, जिसका क्षेत्राधिकार भौगोलिक रूप से रामपुर के निकट है, उन्हें एसडीपीओ रामपुर के पर्यवेक्षण के अधीन लाया जाएगा। इस प्रशासनिक व्यवस्था से इन क्षेत्रों के नागरिकों को पुलिस सेवा तथा अधिक सुगम और तुरंत पहुंच उपलब्ध हो सकेगी। पुलिस बल में समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक V1 टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि यह परीक्षा वर्ष 2017 से नहीं हुई है। इस निर्णय से लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया की गति मिलेगी और पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा। वर्तमान में पुलिस विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक तक केवल 88 महिला अधिकारी कार्यरत है, जो आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त है। जांच व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु एवं जमीनी स्तर पर पुलिस बल को मजबूत करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान विशेष अभियान के अंतर्गत 50 महिला सब इंस्पेक्टरों के पदों की सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। राज्य सरकार ने दिनांक 2/22/2025 को पुलिस थानों की क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग संबंधी अधिसूचना जारी की है। इसके परिणाम स्वरूप इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, कुक और ड्राइवर जैसी विभिन्न श्रेणियों के में लगभग 1000 पदों की आवश्यकता है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से भरने पर विचार किया जाएगा। शिमला शहर में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम ICC को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस को ICCC के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा। इससे पुलिस को ट्रैफिक प्रबंधन, निगरानी, अपराध की रोकथाम तथा आपातकालीन स्थितियों से तुरंत प्रतिक्रिया के लिए इस आधुनिक तकनीक प्रणाली का बेहतर उपयोग करने में सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच में सहयोग तथा जन जागरूकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पुलिस में साइबर मित्र योजना आरंभ करने का प्रस्ताव करती है। इस पहल के अंतर्गत तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं तथा जिम्मेदार नागरिकों को साइबर मित्र के रूप में जोड़ा जाएगा, जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों और जिला साइबर सेल की सहायता और गैर पुलिस कार्यों जैसे पीड़ितों की सहायता प्रदान करती है। पर्यटन तथा स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित, पारदर्शी और सुव्यवस्थित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। दिनांक 10 मार्च 2026 को शिमला के ISBT से हिमाचल प्रदेश पुलिस की प्रीपेड टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस प्रीपेड टैक्सी सेवा के माध्यम से यात्रियों को पूर्व निर्धारित किराए पर टैक्सी उपलब्ध होगी, जिससे अनावश्यक विवाद, अधिक किराया वसूली तथा अन्य सुविधाओं की संभावना समाप्त होगी और यात्रियों में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना और अधिक सुदृढ़ होगी। डिजिटल युग में बच्चों और युवाओं द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग का ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा एवं साइबर हाइजीन से संबंधित एक विशेष मॉड्यूल को शिक्षा विभाग के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल तकनीकी और सोशल मीडिया का सुरक्षित, जिम्मेदारी और जागरूक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी में हमने माननीय अध्यक्ष महोदय इस एकेडमिक सेशन से सभी जो हमारे स्कूल है और प्राइवेट स्कूल में, उसमें स्कूलों में मोबाइल फोन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का निर्णय भी हमने किया है। राज्य में चिट्टे के विरुद्ध चलाए जा रहे
एंटी चिट्टा जन आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। इस अभियान में हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 114 के दायरे में को गैर नगर निगम क्षेत्रों तक विस्तृत करने का प्रस्ताव किया जाएगा, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में भी चिट्टा नशा संबंधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गर्व का विषय कि भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टार्टअप रैंकिंग के 5वें संस्करण में हमारे राज्यों को देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया गया है। इस सफलता को और मजबूत करने के लिए हमारी सरकार आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में औद्योगिक क्षेत्र में विशेष पहल करेगी। वह जल्द ही नई औद्योगिक नीति भी लाई जाएगी। सरकार द्वारा राज्य में शुरू की गई सिंगल विंडो प्रणाली पारदर्शी शासन, निवेशक सुविधा एवं प्रौद्योगिकी आधारित सेवा वितरण के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अंत में मैं सभी अनुमोदनों के एवं स्वीकृतियों के लिए नई समय सीमा माइलस्टोन निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे मौजूदा टर्न अराउंड समय में कमी ला जा सकेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित हो सकेगा। हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 की सफलता के बाद अब हमारी सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को और सुदृढ़ करने तथा युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु आगामी औद्योगिक निवेश नीति के अंतर्गत एक नई हिम स्टार्टअप स्कीम तैयार करेगी, जिसके तहत इच्छुक स्टार्टअप एवं इनक्यूबेटर्स को वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आगामी वित्त वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन एवं वैल्यू एडिशन को और मजबूत करने हेतु 1 डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट्स प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रत्येक जिला 3 विशिष्ट उत्पादों की पहचान करेगा व जिन्हें आगामी औद्योगिक नीति के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। रेशम उत्पादन हिमाचल प्रदेश में एक पारंपरिक पर्यावरण अनुकूल एवं श्रम प्रधान कृषि आधारित गतिविधि है। फिर भी खंडित जोत, प्राणी पालन अवरचना, सीमित पोस्ट कोकून, वैल्यू एडिशन एवं वीक मार्केट इंटीग्रेशन के कारण उत्पादकता एवं आय सीमित बनी हुई है। इन संरचनात्मक कर्मियों को दूर करने हेतु मैं हिम सिलक मिशन की घोषणा करता हूं, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा तथा समावेशी विकास हेतु अनुसूचित जाति लाभार्थियों को योजना के लक्ष्यों में शामिल किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए मैं उद्योग विभाग के माध्यम से 10,000 हिमाचली युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इस पहल के अंतर्गत एनएसडीसी, सीएसआर फंड इत्यादि के सहयोग से प्रत्येक ट्रेनी को प्रति माह 2,000 रुपए का स्टाइफन भी प्राप्त होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जनजातीय कल्याण हेतु निरंतर प्रयासरत है। पांगी और लाहौल में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के नए परिसरों का प्रथम चरण पूरा किया जाएगा तथा भरमौर विद्यालय का निर्माण कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राथमिकता से करवाया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु मेले और उत्सव आयोजित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आईटी केवल तकनीकी साधन नहीं है, बल्कि सुशासन और नागरिक सशक्तिकरण की रीढ़ बन चुका है। विश्व स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इन तकनीकों का व्यापक उपयोग नागरिक सेवाओं को सरल एवं तेज बनाने, ई गवर्नेंस को सशक्त करने, डाटा आधारित निर्णय लेने और पारदर्शिता बढ़ाने में किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस क्षेत्र में सरकार द्वारा निम्न कार्य प्रस्तावित है। सोलन स्थित बागना घाट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईटी स्थापित किया जाएगा। इनमें से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लैब स्थापित की जाएगी तथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप नवाचार परियोजना नए उद्योग योजना के अंतर्गत इनक्यूबेशन फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। साथ ही यह घर सफल स्टार्टअप्स तथा आईटीएस कंपनियों को वाणिज्यिक उपयोग हेतु किराए के आधार पर स्थान उपलब्ध कराएगा। शिमला में एक ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित किया जाएगा। राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास हेतु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस प्रोजेक्ट के महत्व को देखते हुए सरकार द्वारा जिला सोलन के बागना घाट में एक अत्याधुनिक साइबर सिटी स्थापित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पास अनुकूल प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, जो इस आधुनिक तथा ग्रीन डाटा सेंटर के लिए एक उपयुक्त गंतव्य बनते हैं। राज्य सरकार ग्रीन एनर्जी आधारित डाटा सेंटर को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ऐसे संस्थानों को 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से ग्रीन एनर्जी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि कंपनियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए कैप्टिव
सोलर एनर्जी प्लांट भी स्थापित कर सकती है। इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस तथा आधुनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स की स्थापना को भी प्रोत्साहित करेगी। इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े प्रोफेशनल को अवसर प्राप्त होंगे और उन्हें वैश्विक स्तर पर कार्य करने के अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार ने हिम परिवार परियोजना को 25 जनवरी 2025 को पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर आरंभ किया था। इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को हिम परिवार कार्ड जारी किया गया है, जो आधार कार्ड की तर्ज पर एक विशिष्ट पारिवारिक पहचान प्रदान करता है। अब तक 19 लाख से अधिक परिवारों को 75,38,465 सदस्य हिम परिवार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। नागरिक अपना हिम परिवार पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा नजदीकी लोक मित्र केंद्र के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए विभागों के बीच डाटा का इंटीग्रेशन अत्यंत आवश्यक है। सभी विभाग अपने ऑनलाइन डेटाबेस को हिम परिवार के साथ इंटीग्रेट करेंगे तथा अपने एप्लीकेशन पोर्टल्स में हिम सिंगल साइन ऑन सेवा को लागू करेंगे, ताकि आवेदकों लाभार्थियों को केवल सत्यापित डाटा ही विभिन्न विभागीय योजनाओं एप्लीकेशन में दर्ज किया जा सके। इसके अतिरिक्त चरणबद्ध तरीके से हिम परिवार विभिन्न सरकारी योजनाओं की सब्सिडी एवं लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त हर परिवार को हिम परिवार कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही मोबाइल आधारित सर्वे ऐप का उपयोग विभागीय योजनाएं लाभार्थियों के डाटा के लिए सत्यापन, प्रमाणीकरण एवं शुद्धिकरण के लिए किया जाएगा, ताकि हिम परिवार डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त नागरिकों के उपयोग हेतु एक गोल्डन डेटाबेस एप्लीकेशन को भी विकसित किया जाएगा। इस पहल के लिए सुदृढ़ कानून एवं संस्थागत ढांचा प्रदान किया जाएगा। करने हेतु हिम परिवार अधिनियम अधिसूचित किया जाएगा। प्रदेश में इन ई गवर्नेंस को और सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन सिस्टम एवं स्टेट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग किया जाएगा। सरकार एक एआई एनेबल्ड नॉलेज एंड डिसीजन सपोर्ट पोर्टल विकसित करेगी। यह पोर्टल सरकारी आदेशों, परिपत्रों, निर्देशों और नीतियों को सुरक्षित रूप केंद्रित करेगा। एआई बेस्ड सर्च एंड एनालाइज की सुविधा देगा। अधिकारी विभागवार एवं विषयवार जानकारी आसानी से पा सकेंगे, पुराने निर्णयों तक पहुंच पाएंगे और समान मामलों में लागू नियमों को समझ पाएंगे। राज्य डाटा सेंटर में होस्ट की गई सभी सरकारी एप्लीकेशनें एवं वेबसाइट्स को प्रभावित करने वाली सुरक्षा संबंधी घटनाओं की निगरानी, पहचान एवं प्रतिक्रिया के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर में सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो साइबर खतरों के विरुद्ध सुरक्षा को मजबूत करेगा। राज्य स्तर पर डिजिटल माध्यम से शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु एक केंद्रीकृत डिजिटल लाइब्रेरी एवं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण एवं दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को स्थानीय भाषा में सरल वॉइस कमांड के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने हेतु एक वॉइस एनेबल्ड एआई आधारित सिटीजन सर्विस असिस्टेंट विकसित किया जाएगा। एचपीटीयू, अमरू तथा अन्य संस्थानों में विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रदेश हेतु प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। राजस्व प्रमाण पत्रों में अनधिकृत संशोधन एवं धोखाधड़ी को रोकने हेतु ब्लॉकचेन आधारित टेम्पर प्रूफ सुरक्षा ढांचा लागू किया जाएगा। वर्तमान में विभागों के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित रिसोर्स मैपिंग हेतु कोई एकीकृत मंच नहीं है, अतः डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग में एक जीआईएस लैब बनाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के आपदा संवेदनशील स्वरूप तथा वर्ष 2025 की आपदा के दौरान अनुभव की गई संचार सेवाओं की विफलता को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा सेवा एवं राहत कार्य हेतु निर्विरोध संचार सेवा सुनिश्चित करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह आधारित संचार प्रणाली को अपनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक इंसान साफ और स्वस्थ आबो हवा में जीवन बिताना चाहता है। इस दृष्टि से हिमाचल देश और देश से बाहर रह रहे भारतीय नागरिकों की पहली पसंद बन सकता है। आज स्थिति यह है कि बहुत बड़ी संख्या में
हिमाचल के निवासियों ने प्रदेश के बाहर चंडीगढ़, पंचकुला, महाली और जीरकपुर में मकान खरीदे हैं। इससे न सिर्फ प्रदेश की संपत्ति प्रदेश के बाहर जाती है, बल्कि जब ये लोग प्रदेश के बाहर जाकर खरीदारी करते हैं तो प्रदेश को जीएसटी पर भी नुकसान होता है। इस कमी को पूरा दूर करने के लिए और हिमाचल को ऑल वेदर डेस्टिनेशन और एक आदर्श होम इन दी हिल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए हमने शिवालिक हिल्स में 2 जगह पर प्लान मॉडर्न टाउनशिप बनाएंगे। हम चंडीगढ़ के साथ सीतापुर क्षेत्र, बद्दी जिला सोलन में एक हिम चंडीगढ़ तथा पंचकुला के साथ लगते मोरनी हिल के साथ सिरमौर जिला में एक हिम पंचकुला टाउनशिप स्थापित करेंगे। इसी तरह धौलाधार के आंचल में हम कांगड़ा वैली टाउनशिप स्थापित करेंगे। प्रत्येक शहर 10,000 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा। इन शहरों के निर्माण से हमारे प्रदेश में बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट सुनिश्चित होगी। प्रदेश के बड़े शहरों पर दबाव कम होगा, नए विकास केंद्र स्थापित होंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हजारों करोड़ का निवेश होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की नई पहचान मिलेगी। चंडीगढ़ और कांगड़ा एयरपोर्ट के समीप होने के कारण ये नए शहर हिमाचल के विकास के इकोनॉमिक इंजन भविष्य में बनकर उभरेंगे। उत्कृष्टता एवं वीरता के सम्मान स्वरूप एशियाई खेलों में के पदक विजेताओं तथा शौर्य पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं को रियायती दरों पर रेजिडेंशियल प्लॉट आवंटित किए जाएंगे, जिसके लिए हमारी सरकार शीघ्र ही नीति की अधिसूचित करेगी। प्रदेश सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य, नशा मुक्त, स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण हेतु कृत संकल्प है। इस दिशा में कल आप नशे के बारे में बोल रहे थे तो मैंने कहा मैं बता देता हूं। इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 में एक फ्लैगशिप पॉलिसी इनिशिएटिव खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान आरंभ किया जाएगा। खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान आरंभ किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत, विशेषकर चिट्टा जैसी घातक प्रवृत्ति से दूर कर खेलों के माध्यम से अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक जीवन शैली की ओर अग्रसर करता है। इस अभियान के अंतर्गत 12 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से 3 स्तरीय प्रतियोगिता क्रमशः ब्लॉक, जिला व राज्य स्तरीय खेलो हिमाचल चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, जिनमें वॉलीबॉल, कबड्डी और क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल शामिल होंगे। इन प्रतियोगिताओं में 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 50,000 युवा भाग लेंगे। इन प्रतियोगिता के आयोजन हेतु एक स्पोर्ट्स कैलेंडर तैयार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर नियमित खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास, युवा सेवा एवं खेल, पुलिस तथा जिला प्रशासन मिलकर करेंगे। महोदय, आगामी वित्त वर्ष में 2026-27 में हमीरपुर जिला के नदौन के क्रीडी ग्राउंड में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट क्रीडी नदौन को एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट सेंटर के रूप में क्रियाशील किया जाएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शूटिंग, स्विमिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, योग, बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जूडो, बास्केटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो तथा शॉट पुट जैसे विभिन्न खेलों के लिए इंडोर एरेना, उच्च गुणवत्ता वाला आवासीय सुविधा, खेल विज्ञान, फिटनेस एवं रिकवरी सेंटर, पेशेवर कोचिंग एवं प्रशिक्षण हॉल, स्विमिंग पूल तथा वेलनेस अवसंरचना उपलब्ध होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक ऐसा एक्सीलेंट सेंटर बनाया गया है जो इस जून में तैयार हो जाएगा। उसमें पूरे नेशनल के स्पोर्ट्स टूरिज्म को हम बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद और पूरे विधानसभा क्षेत्रों में हम इस प्रकार के छोटे खेल स्टेडियम बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे
और मैं चाहूंगा कि विपक्ष के लोग भी वहां आकर देखें कि हमने क्या बनाया है। मैंने कोई सिराज में वो नहीं बनाए रेस्ट हाउस और हेलीपैड, मैंने युवाओं के खेल के लिए बनाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन व्यापक सुविधाओं के साथ या कॉम्प्लेक्स युवाओं की प्राथमिकता पहचान दीर्घकालिक, अगले 2 साल में सब जगह बनेंगे, चिंता न करो। इन व्यापक सुविधाओं के साथ या कॉम्प्लेक्स युवाओं की प्रतिभा पहचान दीर्घकालिक खिलाड़ी विकास और उच्च प्रदर्शन परीक्षण का इंतर्गत बनेगा। यह अत्याधुनिक खेल परिसर प्रदेश के युवाओं एवं खिलाड़ियों के लिए समर्पित होगा तथा इसे अगस्त 2026 तक, 19 अगस्त 2026 तक आम जनता एवं खिलाड़ियों के समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये राज्य के भीतर ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ अनुरूप प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही यह परिसर राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप, प्रशिक्षण शिविर और टूर्नामेंट आयोजित करने का प्रमुख स्थल होगा, जिससे हिमाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर प्रमुख स्थान पर उभरेगा। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार कल्पा, घुमारवीं व कटासियन का स्टेडियम का भी इसी वर्ष निर्माण करेगी। हमारी सरकार स्पोर्ट्स इकोटूरिज्म को सुदृढ़ करने और भावी चैंपियनशिप को तैयार करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026 में एक व्यापक नीति पहल आरंभ करेगी और जयसिंहपुर में भी इसका निर्माण किया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा, और ये सारे अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ जगह देते हैं, उतनी जगह उपलब्ध होती है, तो आपके क्षेत्रों में भी खेल को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। और इस नहीं, कई जगह देखिए फॉरेस्ट लैंड नहीं है, यहाँ जगह बनाए जा रहे हैं, हाँ बना देंगे। इसमें जहां फॉरेस्ट लैंड है वहां बनाने में दिक्कत आती है, जहां फॉरेस्ट लैंड नहीं है और वहां सरकारी लैंड अगर आप हमको उपलब्ध करवाएंगे तो पूरे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के स्टेडियम बनाने की हम उपयोग करेंगे। इस पहल के अंतर्गत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गैर सट्टेबाजी आधारित ई स्पोर्ट्स एवं खेल आधारित डिजिटल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में ऐसे ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा जो ओलंपिक के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि चेस, वर्चुअल साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, रेसिंग, सिमुलेशंस, वर्चुअल सेलिंग तथा वर्चुअल ताइक्वांडो जैसी खेल आधारित स्पोर्ट्स सिमुलेशन ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता, जिसका स्वरूप पूर्णतः खेल प्रतिस्पर्धा पर आधारित होता है। ओलंपिक 2036 को ध्यान में रखते हुए 10 से 12 साल के बच्चों के पोटेंशियल की पहचान व उनके प्रशिक्षण पर एक सघन कार्यक्रम चलाया जाएगा। अब एक शेर बोल दो। युवा, अब सुनो, युवा वो नहीं, जयराम जी सुनो, युवा वो नहीं, बस अब थोड़ा ही रहा, 10-15 मिनट। जयराम जी सुनिए, युवा वो नहीं जिनकी उम्र कम है, युवा वो है जिनके इरादों में दम है। जैसे चौधरी साहब के इरादों में दम। दोबारा बताओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से राज्य के नागरिकों को स्वच्छ, हरित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध करवाना, परिवहन क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। इस उद्देश्य से 297 इलेक्ट्रिकल बसें को खरीदा जा रहा है। इन बसों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता को पूरा करने हेतु एचआरटीसी ने राज्य भर में 80 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ की है, जिनमें से 34 स्थानों पर कार्य एडवांस स्टेज में है। प्रदेश में परिवहन के आधुनिकीकरण व पर्यावरण स्थिरता एवं स्वच्छ हरित परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से 1000 टाइप 2 इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदी जाएगी। महोदय, पिछले बजट वर्ष में 2025 में की गई घोषणा के अनुसार हमारी सरकार ने प्रदेश में चलने वाले 390 रूट्स को निजी क्षेत्र में आवंटित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना स्टेज 3 के तहत
इन रूटों पर बसों की खरीद के लिए 40% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में अतिरिक्त 700 रूटों को भी निजी क्षेत्र में आवंटित करने का प्रस्ताव रखती है। यात्रियों की सुविधा हेतु जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एक ऑनलाइन समय सारणी प्रणाली तैयार की जाएगी, जिसे बस ट्रैकिंग एप्लीकेशन से जोड़ा जाएगा। हमारी सरकार नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी क्रम में बस अड्डों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी गई है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान थुनाग, दाला घाट, बैजनाथ, हमीरपुर तथा बोरंज बस अड्डों का निर्माण कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 3 नए बस अड्डों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, जो क्रमशः जयसिंहपुर, फतेहपुर और मंडी, बरहाड़ी, बिलासपुर में स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त चंबा के पुराने बस अड्डे पर एक कार पार्किंग सहित बहुमंजिला वाणिज्यिक परिसर के निर्माण का भी प्रस्ताव है। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन अवसंरचना उपलब्ध करवाना है। सरकार द्वारा पेपरलेस सेवाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में गुड्स कैरियर्स, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स, पर्यटक वाहन, राष्ट्रीय परमिट की ऑथराइजेशन आदि वाणिज्यिक वाहनों से संबंधित परमिट, निर्धारित शुल्क तथा आवश्यक दस्तावेजों की सफल ऑनलाइन जमा होने एवं सत्यापन के पश्चात स्वचालित स्वीकृति प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाएंगे। राज्य में रेलवे यातायात को सुदृढ़ करने की दिशा में चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन परियोजना का कार्य प्रगति पर है और 31 दिसंबर 2027 तक पूर्ण होने की अपेक्षा है। हमारे प्रदेश में अनेक धार्मिक और पर्यटन स्थल दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को इन स्थलों तक पहुंचने में कठिनाई होती है तथा पारंपरिक परिवहन साधनों से यात्रा समय और लागत दोनों अधिक होती है। रोपवे परिवहन जहां एक और पर्यटन अनुकूल है, वहीं दूसरी ओर यह पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करता है। मैं इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु 3 महत्वपूर्ण रोपवे परियोजना की घोषणा करता हूं। बाबा बालकनाथ रोपवे टैक्सी पार्किंग से बाबा बालकनाथ मंदिर तक 1 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना 65 करोड़ रुपए की लागत से DBFOT डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर मोड पर निर्मित की जाएगी। परियोजना का कार्य अक्टूबर 2026 में आरंभ होकर दिसंबर 2028 तक पूर्ण करने की होने की संभावना है। माता चिंतपूर्णी रोपवे बाबा मायादास पार्किंग से माता चिंतपूर्णी मंदिर तक 1.1 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना 76 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से मोड पर DBFOT मोड पर निर्मित की जा रही है। परियोजना का कार्य अक्टूबर 2026 में आरंभ किया होकर दिसंबर 2028 तक पूर्ण होने की संभावना है। कुल्लू ढालपुर पीच रोपवे ढालपुर को पीच से जोड़ने हेतु 1.20 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना 80 करोड़ की लागत से PP मोड पर निर्मित की जा रही है। इसे दिसंबर 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में शहरी विकास केवल भवनों और सड़कों पर निर्माण नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का संकल्प है। पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ शहरी नियोजन और आधारभूत संरचना का विकास चुनौतीपूर्ण है। फिर भी हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने, स्वच्छता, जल आपूर्ति, परिवहन और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी है। महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा सरकार के वन स्टेट वन पोर्टल फॉर ऑल म्यूनिसिपल सर्विसेज को इनिशिएटिव को गवर्नमेंट टेक अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। शहरी स्थानीय प्रशासन को और अधिक स्थिर बनाने होते राज्य सरकार की पहल वन स्टेट वन पोर्टल के दायरे को बढ़ाया जाएगा। इससे पहले लागू 18 सेवाओं के अतिरिक्त हिम सेवा सुविधा व विभिन्न प्रकार की NOC जारी करने इत्यादि प्रमुख ऑनलाइन नगद सेवाओं को जोड़ा जाएगा। साथ ही सभी शहरी स्थानीय निकायों में ऑनलाइन वित्त एवं लेखा मॉड्यूल के माध्यम से डबल अकाउंटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। नागरिकों की सुविधा के लिए सिटीजन सेवा पोर्टल को मोबाइल ऐप पर उपलब्ध करवाया जाएगा। हमारी सरकार 14 स्थानों चंबा, घुमारवी, धर्मशाला, पालमपुर, मनाली, मंडी, सुंदरनगर, शिमला, रामपुर, नाहन, बद्दी, ऊना और संतोषगढ़ में
म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेज सेंटर स्थापित करेगी। इस पहल के तहत प्रत्येक संपत्ति को QR एनेबल्ड डिजिटल डोर प्लेट प्रदान की जाएगी, जो एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी होगी। इसके अतिरिक्त एक म्यूनिसिपल कॉल सेंटर तथा एक स्टेट लेवल इंप्लीमेंट सेंटर हमीरपुर में स्थापित किया जाएगा। नवगठित उन्नयन शहरी स्थानीय निकायों के विलय के क्षेत्र से बेहतर नागरिक सेवाएं जैसे कि सड़कों, मार्ग, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, स्वच्छता, पार्क और पार्किंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026 में कुल 1,25,00,000 रुपए का विकास अनुदान जारी किया जाएगा। इसमें एक न्यूली अपग्रेड नगर परिषद ज्वाली को 25 लाख रुपए तथा नवगठित 2 नगर पंचायतें संगड़ा और बीड़ को 50-50 लाख रुपया आवंटित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है। इसके तहत इस संस्थान की तकनीकी सहायता से शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्ना, हमीरपुर, सोलन, पालमपुर और बद्दी में संयंत्रों की स्थापना हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इन संयंत्रों से रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और लैंडफिल्स पर निर्भरता कम होगी। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत शिमला शहर में 400 करोड़ रुपया और हमीरपुर शहर में 200 करोड़ रुपए की लागत से वाणिज्यिक परिसरों का विकास किया जाएगा, ताकि लोगों को आधुनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसे धीरे धीरे राज्य के अन्य शहरों तक विस्तारित किया जाएगा। अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत शहरों के मुख्य स्थलों को क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज ग्रोथ हब्स में रूपांतरण के लिए प्रदेश के 8 शहरों शिमला, धर्मशाला, ज्वालामुखी, स्पाटू, देरा, सुन्नी व रामपुर की 600 करोड़ रुपए की प्रस्तावित परियोजना प्रगति पर है, जिसमें 50% राशि बैंक लोन पीपी मोड के माध्यम से, 25% राशि केंद्र सरकार तथा 25% राशि प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी। डक्ट निर्माण योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में शिमला शहर में 140 करोड़ रुपए की राशि से डक्ट निर्माण कार्य लोक निर्माण के माध्यम से किया जा रहा है तथा चरणबद्ध तरीके से अन्य शहरों जैसे बद्दी, हमीरपुर, धर्मशाला, मंडी, मनाली, सोलन और उन्ना में डक्ट कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाएगा। स्ट्रीट बेंडिंग जोन निर्माण योजना के अंतर्गत पर्यटन, धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर विश्व स्तरीय स्ट्रीट बेंडिंग जोन स्थापित किए जाएंगे। प्रथम चरण में प्रदेश में 2 ऐसे स्थलों को चयनित कर विश्व स्तरीय स्ट्रीट बेंडिंग जोन स्थापित किए जाएंगे। शहरी विकास के क्षेत्र में कुल 542 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पर्वतीय झरने, नदियां और जल स्रोत हिमाचल की और पूरे उत्तर भारत का जीवन का अमृत शुद्ध जल प्रदान करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी, इसलिए हमारी नहीं अब पहुंच गया, अब आप वाले में आने वाले हैं थोड़ी देर में, 10-15-20 मिनट की बात है, फिर आप पीना पानी। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि स्वच्छ जल को हर घर तक उपलब्ध करवाया जाए। हम जल संरक्षण और जल प्रबंधन 200 हो गए 82 और जल प्रबंधन में नई व वर्ल्ड क्लास तकनीकों को अपना रहे हैं, ताकि हवा के साथ साथ हाई क्वालिटी का पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। सरकार लगभग जल शक्ति मंत्रालय का 2000 करोड़ रुपए की एक व्यापक परियोजना तैयार करेगी, जिसका लक्ष्य वाटर क्वालिटी में सुधार करना होगा व पुरानी स्कीमों का आधुनिकीकरण करना होगा। इसके लिए वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे आरओ, ओजोनेशन, गैसेस क्लोरीनेशन इत्यादि का प्रयोग में लाया जाएगा। भविष्य में जो भी हम आप अपने जनता को पीने का पानी देंगे, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन इससे कई बीमारियां हम में हो जाती है। और जब हमने हेल्थ की मीटिंग ली तो पता लगा कि ओपीडी 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तो हमने पहचान की वर्ल्ड क्लास ओजोनेशन जो क्वालिटी है
पहले जहां से पानी उठाएंगे वहां आरओ लगेगा, फिर ओजोनेशन लगेगी, फिर गैसियस क्लोरिनेशन के द्वारा शुद्ध पानी आप तक पहुंचेगा। अभी आप जो पानी में उगाते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल बहुत आती है, आप पीते होंगे, इसको बंद। ओजोनेशन पानी के, ये सुनना बहुत जरूरी है, ओजोनेशन पानी के ट्रीटमेंट के लिए प्रभावी कीटाणुनाशक और वायरस नाशक है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित है। पूरे राज्य में इस वित्त वर्ष में 15 योजनाओं में पेयजल शोधन हेतु आरओ, ओजोनेशन, गैसियस क्लोरिनेशन के माध्यम के प्रयोग के साथ साथ जल भंडारण हेतु लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नॉन रिएक्टिव टैंक्स का उपयोग किया जाएगा। यानी कि अभी हमारे सीमेंट के टैंक बने हुए हैं, उसके साथ पानी मिलता है और पानी हमारी नालियों से होकर घरों तक पहुंचता है। हमने कहा कि इसमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जो स्टील की होती है, जो उसको हम यूज करेंगे, जो नॉन रिएक्टिव टैंक्स, जो कोई रिएक्ट नहीं करते, ताकि वायरस कुछ ना जाए और शुद्ध पानी आपको मिले। लोग यहाँ पानी पीने के भी लिए आए जब हम शुद्ध हवा देते हैं। वर्तमान में जल शक्ति विभाग मुख्य रूप से ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से जल पूर्ति के कीटाणु शोधन के लिए क्लोरीन का उपयोग करता है। इससे जल में स्मेल बनी रहती है। पेयजल आपूर्ति योजना में प्रभावी क्लोरिनेशन के लिए यह प्रस्ताव है। शुरू में 1000 जल आपूर्ति योजना में ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग को पूर्ण रूप से क्लोरीन गैस प्रणाली से बदल दिया जाएगा। अब शुद्ध पानी का इस्तेमाल होना चाहिए ना। ये जो बीमारियां हो रही है, तो जनता को गुणवत्ता जल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में चरणबद्ध तरीके से उन सभी सतही एवं भूजल आधारित परियोजनाओं में जल शोधन संयंत्र WT स्थापित किए जाएंगे, जहां अब तक संयंत्र नहीं बने हैं या बने हुए संयंत्र निष्क्रिय हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2026 में 500 जल शोधन संयंत्रों के निर्माण का प्रयास किया जाएगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीटेड वाटर, वेस्ट वाटर को प्राकृतिक जल स्रोतों में छोड़ने से पूर्व प्रभावी कीटाणु शोधन हेतु गैसीय क्लोरीकरण अत्यंत आवश्यक है। इसके हानिकारक एवं मैक्रो ऑर्गेनिज्म का नाश होगा तथा जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। प्रथम चरण में 55 STP में गैसीय क्लोरीकरण की व्यवस्था की जाएगी। जिन पाइपों की उपयोगी आयु समाप्त हो चुकी है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। लगभग 200 किलोमीटर पाइप की रिप्लेसमेंट की अनुमानित लागत 8 करोड़ रुपए है, उसे दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में बनने वाली पेयजल योजनाएं पाइपों को भूमिगत डक्ट के माध्यम से बचाया जाएगा, जिसमें बार बार सड़कों को होने वाले नुकसान व जन साधन को होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा। यह व्यवस्था भविष्य में मूलभूत ढांचे के रखरखाव के खर्चे को भी कम करेगी। कई स्थानों में जल योजनाओं में मौजूदा पंपिंग मशीनरी प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुई है, वहां इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरणों की पुनः स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ जल शक्ति विभाग की योजनाओं की आधुनिक निगरानी, निरीक्षण व संचालन के लिए आधुनिक तकनीक जैसे कि स्काडा को चरणबद्ध तरीके से शहरी क्षेत्रों में 10 योजनाओं में उपयोग किया जाएगा। अच्छी चीजें सुने करो, अच्छी है। ये व्यक्तिगत लाभ नहीं है, ये समाज के लाभ की योजनाएं हैं, जिससे 75 लाख जनता को लाभ मिलेगा, जहां पीने का पानी शुद्ध होगा। भारी बारिश, भारी वर्षा, हिमपात एवं प्राकृतिक आपदाओं जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु स्रोत एवं मुख्य वितरण बिंदुओं पर बैलेंसिंग रिजर्वायर का निर्माण आवश्यक है। बफर स्टोरेज से इनटेक संरचनाओं को क्षति, विद्युत आपूर्ति बाधा अथवा ट्रांसमिशन व्यवधान के दौरान जल आपूर्ति की निरंतर बनी रहेगी। लगभग 150 योजनाओं में 3 लाख लीटर क्षमता के टैंक निर्माण आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किए जाएंगे। उन योजनाओं में जहां विभाग के पास भूमि है, रूफटॉप स्पेस उपलब्ध है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस व्यय को कम करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा का उपयोग प्रस्तावित है। सौर ऊर्जा की संभावनाओं का दोहन कर विभाग द्वारा विद्युत शुल्क के बोझ को कम किया जाएगा। ये सोलर पैनल ग्रिड कनेक्टेड होंगे। सरकार 34 योजनाओं को चिन्हित किया है,
जिनमें बिजली की खपत अत्यधिक है, इन्हें इसी वित्तीय वर्ष में हरित योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। प्रमुख रिवर बेसिन की फ्लड प्लान जोनिंग से बाढ़ संबंधित क्षेत्रों की वैज्ञानिक पहचान संभव होगी। संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण एवं भूमि उपयोग का प्रभावी नियमन किया जाएगा। बाढ़ से होने वाले नुकसान में कमी आएगी तथा राज्य में दीर्घकालिक बाढ़ जोखिम प्रबंधन एवं आपदा तैयारी को सुदृढ़ किया जा सकेगा। जल शक्ति विभाग के अंतर्गत पेयजल एवं सिंचाई योजना के पुनर्स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि शिमला शहर के लिए सतलुज नदी से पेयजल उपलब्ध होना शुरू हो गया है। आप भी ताली बजा दो, आप सबको भी पानी वहीं से मिल रहा है। आप तो टेंडर ही फाइनल नहीं कर सके थे। इस परियोजना पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और प्रतिदिन 42 ml पेयजल उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर भविष्य में 67 ml भी किया जा सकता है। सतलुज नदी पर स्थापित इस परियोजना के जल शोधन संयंत्र में बेहतर परिणाम हेतु शिमला शहर में ओजोनेशन सिस्टम और डिसइंफेक्शन लगभग 15 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। शिमला शहर में हम शुद्ध पेयजल देने की ओर अध्यक्ष जी बढ़ रहे हैं और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। 15 करोड़ की लागत शिमला शहर की पेयजल योजना में डिसइंफेक्शन केवल गैसियस क्लोरीन से ही की जा रही है तथा इस बार शहर की चिन्हित क्षेत्रों में पायलट आधार पर आरओ सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा। शिमला शहर में 24/7 पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष लगभग 10,000 घरों को 24/7 पेयजल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब खत्म होने वाला, आपका नंबर आने वाला है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से भविष्य में जल विभाग में जलापूर्ति योजना में कर्मयोगियों की नियुक्ति पैरा नीति के अंतर्गत की जाएगी। प्रदेश के ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में सुलभ गुणवत्ता एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने हेतु मेरी सरकार प्रयासरत है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 2026-27 के लिए मैं निम्न घोषणाएं करता हूं। अब सारी चीजें आने वाले समय में आप ही की है। अब 15-20 मिनट का है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर तथा एम्स शिमला स्थित चमियाना में एक ट्रैक बेस्ड इंटीग्रेटेड टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन सिस्टम वाली एडवांस टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। प्रत्येक प्रयोगशाला पर 25 करोड़ रुपया व्यय किए जाएंगे। आईजीएमसी शिमला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर तथा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेरचौक में 20 करोड़ की लागत से बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना की जाएगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेरचौक के लिए लगभग 46 करोड़ रुपए की लागत से पैट स्कैन मशीनें खरीदी जाएगी। साथ ही पैट स्कैन की सुविधा को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा व आईजीएमसी शिमला में जल्द ही शुरू किया जाएगा। एम्स स्थित चमियाना में 20 करोड़ की लागत से एक डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन खरीदी जाएगी। इंदिरा गांधी आयुर्वेद आईजीएमसी शिमला में रोबोटिक सर्जरी हेतु आवश्यक एनेस्थीसिया उपकरणों की खरीद के लिए 5 करोड़ रुपया, ओबीजी विभाग की यूनिट स्थापना एवं रोबोटिक सर्ज हेतु मशीनरी व उपकरणों की खरीद के लिए 3 करोड़ 68 लाख रुपया, मशीनरी व उपकरणों की खरीद हेतु 2 करोड़ 38 लाख रुपया, शल्य चिकित्सा विभाग में 4K लेप्रोस्कोपी सेट्स एवं इलेक्ट्रोकल सर्जिकल स्टेशन की खरीद हेतु 5 करोड़ रुपया निर्धारित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन में मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद के हेतु लगभग 2 करोड़ रुपया की राशि प्रदान की गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा में एक कौशल प्रयोगशाला स्किल लैब निर्माण हेतु 1 करोड़ 33 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। हमारे सरकार ने
जोनल हॉस्पिटल कुल्लू, जोनल हॉस्पिटल उन्ना, आरएचओ सोलन, मेडिकल कॉलेज चंबा में, नान में, टेंडा में कैथ लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे हर जिले में प्रदेश की जनता को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा प्रदान की जाएगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा के फेज 2 को शुरू किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 194 करोड़ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन में कॉलेज के निर्माण के हेतु 500 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन में प्रत्येक संस्थान में 440 बिस्तरों वाला आईसीयू यूनिट स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत जरूरी है आईसीयू यूनिट, क्योंकि जब भी कोई चोट लगे तो हॉस्पिटलों में ये होगा तो जानें बचाई जा सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में लेक्चर थिएटर निर्माण हेतु 14 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त कॉलेज के भवन के रखरखाव हेतु 2 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। शिक्षकों के आवास हेतु विश्राम गृह गेस्ट हाउस की सुविधा प्रदान करने के लिए 2 करोड़ रुपए तथा 15 करोड़ रुपए की लागत से छात्रों के छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में शिमला में लिफ्ट स्थापना हेतु 2 करोड़ 38 लाख रुपए तथा लेक्चर थिएटर हेतु 6 करोड़ रुपए, छात्रों के छात्रावास हेतु कोर्स्टोफन स्टेट लक्कड़ बाजार में 10 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। हमीरपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से एक नया डेंटल कॉलेज की स्थापना का भी प्रस्ताव इस चरण में शामिल है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 6 करोड़ रुपए तथा डॉक्टरों के आवास हेतु 7 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। एम्स म्याना में क्रिटिकल केयर और एडिशनल ब्लॉक के एटिक फ्लोर पर 10 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्टल भी निर्माण किया जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्कूल के हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी स्थित नेर चौक में छात्रों हेतु छात्रावास निर्माण हेतु 8 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि की जारी की जाएगी। प्रदेश की टर्शरी केयर और सेकेंडरी स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आधुनिकीकरण हेतु पहले चरण में 1731 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिसका सर्वेक्षण एवं डीपीआर का कार्य प्रगति पर है। उसी की निरंतर में द्वितीय चरण में चिकित्सा महाविद्यालयों पर लगभग जो मेडिकल कॉलेज है 1617 करोड़ से आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसी चरण में सभी मेडिकल कॉलेज को उन्नत जांच सुविधाएं और हाई एंड उपकरणों के साथ आधुनिक शिक्षण अस्पतालों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें आईजीएमसी शिमला और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में आईवीएफ एवं एम्ब्रोए ट्रांसफर यूनिट्स तथा बोन मैरो ट्रांसप्लांट की स्थापना शामिल है। एम्स चिमयाना को कैथ लैब सहित कार्डिक हब और एडवांस मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। आधार स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत टेली आईसीयू एवं एआई आधारित डायग्नोस्टिक तथा मजबूत बुनियादी ढांचे से सशक्त किया जाएगा, ताकि दूरस्थ व पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। राज्य में 18 डे केयर कैंसर सेंटर्स और 4 टर्शरी केयर सेंटर्स आईजीएमसी शिमला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा, एम्स बिलासपुर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी के बीच बिना किसी रुकावट के तालमेल सुनिश्चित करने हेतु मेरी सरकार टेली ऑन्कोलॉजी सेवाएं स्थापित की जानी प्रस्तावित है। राज्य में इन हाउस डायग्नोस्टिक सर्विस को मजबूत करने के उद्देश्य से 11 जिलों में 1 करोड़ 25 लाख प्रति जिला की लागत से डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज और ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में 72 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट 88 लाख रुपए प्रति ब्लॉक की अनुमानित लागत से स्थापित किए जा रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष में जिला हॉस्पिटल्स और ब्लॉक स्तर के हॉस्पिटल्स में सभी सुविधाएं चालू कर दी जाएगी। मेरी सरकार राज्य में पहली बार हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV जैसे ट्रांसफ्यूजन से फैलने वाली
संक्रमणों की स्क्रीनिंग हेतु न्यूक्लियरिक एसिड टेस्टिंग शुरू करने जा रही है। यह उन्नत तकनीक संक्रमणों का शुरुआती चरण में ही पता लगाने में सक्षम है। इसके पहल के तहत शिमला और कांगड़ा जिला के ब्लड बैंकों में ट्रेन टेक्नीशियन के साथ 2 NAT मशीनें स्थापित की जाएगी। 20,000 रक्त नमूनों की स्क्रीनिंग हेतु 2 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है। ह्यूमन पैपिलोमावायरस से लगातार संक्रमण अब सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण माना जा रहा है। अतः मैं प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अंतर्गत राज्य की 14-15 वर्ष की लड़कियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। यह वैक्सीन सभी योग्य लाभार्थियों जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 65,000 है को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इस टीकाकरण गतिविधियों को लागू करने के लिए 2 करोड़ 39 लाख रुपए का खर्चा आएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए सभी मेडिकल कॉलेज में ई-लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ 50 लाख रुपए के प्रावधान के साथ एक डिजिटल एप्लीकेशन शुरू की जाएगी जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट महिलाओं की शुरुआती पहचान व रियल टाइम ट्रैकिंग करे। इससे दूर दराज और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। समाज में विशेषकर युवा वर्ग में पड़ रही नशे की लत को दूर करने के लिए नीति आयोग की मदद से स्टेट एक्शन प्लान बनाया जाएगा। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों विशेषकर आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों के कैडर को बढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त PG कोर्स या सीनियर रेजिडेंसी में चयन के कारण रिक्त हो रहे पदों का ध्यान में रखते हुए 300 पद ट्रेनी रिजर्व के रूप में सृजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप के 23 पद सृजित किए जाएंगे तथा 232 पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने हेतु प्रक्रिया जारी है। चिकित्सा अधिकारी दंत के 4 पद सृजित किए जाएंगे जिन्हें भरने की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त 150 सहायक स्टाफ नर्सेज, 30 रेडियोग्राफर, 40 फार्मेसी ऑफिसर्स, 500 रोगी मित्र एवं 99 OT सहित अन्य पैरामेडिकल पद भी भरे जाएंगे। सहायक स्टाफ नर्सों के 900 पदों, पैरामेडिकल स्टाफ के 124 पदों तथा JOIT के 50 पदों को राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरने हेतु प्रक्रिया जारी है जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में विभिन्न निकायों के प्रवक्ताओं के 64 नए पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है जो कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट संस्थान हमीरपुर क्रियान्वयन हेतु विभिन्न श्रेणियों के 469 पदों को 111 पद फैकल्टी, 180 पद नर्सिंग, 55 पद पैरामेडिकल स्टाफ तथा 123 अन्य सहायक श्रेणियों को सृजित किया गया है जिन्हें आगामी वर्षों में भरा जाएगा। शेर बोल देता हूं। अब आने वाली है ना सुविधाओं के अंबार ने बीमार कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुविधाओं के अंबार ने बीमार कर दिया, ठहरे हुए पानी की तरह बेकार कर दिया। सुविधाओं के अंबार ने बीमार कर दिया, ठहरे हुए पानी की तरह बेकार कर दिया। ना दौड़ है तू खेल है, बस स्क्रीन का पहरा है। ना दौड़ है तू खेल है, बस स्क्रीन का पहरा है। इस सुस्त जिंदगी ने हमें बीमार कर दिया। दोबारा पढ़ूं? ये पीछे जो पीछे पड़ा उसका शेर है ये। आप सुनो। अस्पतालों में माननीय अध्यक्ष महोदय, जनसंख्यिक बदलाव और जीवन शैली में परिवर्तन के कारण हिमाचल प्रदेश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बोझ बढ़ रहा है। इस चुनौती से निपटने हेतु मेरी सरकार नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की रोकथाम, स्ट्रोक के तुरंत निदान और उपचार, क्रोनिक किडनी रोग की शुरुआती पहचान और प्रबंधन, पल्मोनरी डिजीज के लिए स्क्रीनिंग और जागरूकता तथा हार्ट अटैक के मामलों में गोल्डन आवर थ्रोम्बोसिस सुनिश्चित करने के लिए कार्डियक केयर नेटवर्क की स्थापना का प्रस्ताव करती है। ये कदम समय पूर्व मृत्यु
को कम करेंगे, जीवन की गुणवत्ता सुधारेंगे और दीर्घकालीन स्वास्थ्य बोझ घटाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। क्या है? जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के अनुसार पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। राज्य सरकार माताओं, बच्चों तथा किशोरों की पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी वर्ष में कुपोषण, अनीमिया तथा माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को दूर करने के उद्देश्य से पोषण अभियान के अनुरूप एक व्यापक देश की पहली और प्रदेश की पहली स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी लाने की घोषणा करती है। फूड सिक्योरिटी तथा न्यूट्रिशन सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टेट न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेशन सेल की स्थापना, कंपोजिट टेस्टिंग लेबोरेटरी कंडाघाट के उन्नयन तथा धर्मशाला, मंडी, शिमला और बद्दी में 4 नई प्रयोगशालाओं की स्थापना अधिसूचित की गई है। इसके साथ ही इस उद्देश्य के लिए 51 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये पहल विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देगी, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करेगी तथा पूरे राज्य में स्वस्थ आहार संबंधी व्यवहार को प्रोत्साहित करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें यही नहीं पता है कि हम खा क्या रहे हैं, क्या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है और डिपों के माध्यम से कौन सा राशन हमको मिल रहा है। इस दिशा में हमारी सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया और पहली राज्य की स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाई है। मिलेगा पोषण तो बचपन निखर जाएगा, मिलेगा पोषण तो बचपन निखर जाएगा, देश का भविष्य फिर खुद संवर जाएगा। हमारी सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की ऐतिहासिक सुदृढ़ीकरण के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत चिकित्सकों और अन्य वर्गों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत 1838 कर्मचारियों में से 7 वर्ष पूर्ण कर चुके भविष्य श्रेणी के 823 कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से एक मुश्त औसतन 14,000 रुपए की वृद्धि प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी लंबे समय की मांग पूरी होगी। इस वर्ग में मुख्यतः स्वास्थ्य अधिकारी आयुष अभी उन्हें 50,260 रुपए से बढ़ाकर 60,780 रुपए करने की घोषणा करता हूं। स्वास्थ्य अधिकारी डेंटल 49,800 रुपए से बढ़ाकर 61,200 रुपया करने की घोषणा करता हूं। फार्मासिस्ट 30,500 रुपए से बढ़ाकर 46,500 रुपए करने की घोषणा करता हूं। एएनएम जो एएनएम लगाई है 26,650 रुपए से बढ़ाकर 38,500 रुपए करने की घोषणा करता हूं। आशा कोऑर्डिनेटर 30,775 से बढ़ाकर 45,750 रुपए करने की घोषणा करता हूं। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर 41,550 रुपए से बढ़ाकर 62,650 रुपए करने की घोषणा करता हूं। डेंटल हाइजीनिस्ट 29,000 रुपए से बढ़ाकर 42,650 रुपए करने की घोषणा करता हूं। अकाउंटेंट 39,650 रुपए से बढ़ाकर 59,750 रुपए करने की घोषणा करता हूं। लैब टेक्नीशियन 35,750 रुपए से बढ़ाकर 49,500 रुपए की घोषणा करता हूं। और स्टाफ नर्स जिन्हें अभी 13,925 रुपए मिलते हैं, जो अभी लगी हैं, उनको बढ़ाकर माननीय अध्यक्ष जी स्टाफ नर्स 25,000 उन्हें बढ़ाकर 25,000 रुपया करने की घोषणा करता हूं। सबके लगे हैं। लैब टेक्नीशियन 14,400 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा करता हूं। फार्मासिस्ट 13,062 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपया करने की घोषणा करता हूं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन 17,820 से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा करता हूं। इन्हीं में डाटा एंट्री ऑपरेटर लगे अभी। डाटा एंट्री ऑपरेटर 14,400 रुपए से बढ़ाकर
18,000 रुपये करने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी जीडीओ लगे हैं उनको 33,000 कुछ रुपया मिलता है, मैं उसको बढ़ाकर भी 40,000 रुपये करने की घोषणा करता हूं। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देना चाहते। जो शेष कर्मचारी 7 वर्ष का लाभ इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसे सभी कर्मचारियों को जो 7 वर्ष का लाभ नहीं प्राप्त करेंगे, 1 अप्रैल 2026 से मूल वेतन पर 5% की वृद्धि की जाएगी। इसके अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी जो अभी तक नियमित नहीं हुए हैं, उनका मासिक वेतन 33,660 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपया किया जाएगा। स्वच्छता क्षेत्र में कुल 2,868 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब धीरे धीरे सारी चीजें आ रही है। ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक व्यवस्था परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमारा लक्ष्य वर्ष 2026-27 के लिए 2,500 करोड़ रुपया ऊर्जा रॉयल्टी के रूप में प्राप्त करने का है, जो कि अभूतपूर्व है। इसी दिशा में डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी में एक इंटीग्रेटेड एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। इससे बिजली की ट्रेडिंग को एफिशिएंट तरीके से किया जाएगा, जिससे सरकार को अतिरिक्त आमदनी होगी। आरडीएसएस के तहत वर्ष में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान है। सरकार ऊर्जा क्षेत्र में ग्लोबल स्टैंडर्ड हासिल करने के लिए यूनिफॉर्म एनवायरमेंट सोशल पॉलिसी प्रोसीजर लागू करेगी। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा। निजी क्षेत्र में निर्माणाधीन टिडोंग 150 मेगावाट और सोयल दशल इसी वर्ष ऊर्जा उत्पादन शुरू कर देगी। एचपी पावर कारपोरेशन द्वारा निर्माणाधीन 450 मेगावाट शोकडम कंचम भाग 2 जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण को इस वर्ष आरंभ किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। सोलर क्षेत्र में 49 मेगावाट क्षमता की 6 सौर परियोजनाएं स्नेड़, दबोटा, टीरा खास, माजरा, धांधरा और सुखोन को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रावधान भी किया गया। प्रदेश सरकार ने कुनिहार सोलर में लगभग 32 करोड़ की लागत से एचपी ट्रांसमिशन एसेट मैनेजमेंट सेंटर का निर्माण किया है। इस सेंटर ने 2 अक्टूबर 2025 से ट्रायल आरंभ आधार पर कार्य करना शुरू कर दिया। इसी वर्ष यह केंद्र पूरी तरह क्रियाशील कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। अभी तक देश में इस तरह का सेंटर केवल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। सिरमौर के पोंटा साहिब में उद्योगों एवं शहरी तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए 200 MVA क्षमता के 220/132 kVA के GI सब स्टेशन का निर्माण लगभग 124 करोड़ की लागत से किया जाना प्रस्तावित है। यह कदम 2026-27 में शुरू किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 के तहत कांगड़ा जिला के धर्मशाला और बैजनाथ में 63 MVA के 2 GIS उपकेंद्रों का निर्माण लगभग 221 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। धारकुंडा से माजरा तक की 29 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य भी आरंभ किया जाएगा। इसे 132 kVA डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन पर लगभग 41 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार योजना के तहत 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 90 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शीघ्र ही इनका मूल्यांकन समाप्त करके इन्हें आवंटित किया जाएगा। इन परियोजनाओं के लिए जनजातीय क्षेत्रों में 5% तथा शेष क्षेत्रों में 4% इंटरेस्ट सबवेंशन बजट का अनुदान दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों में 500 kV ग्राउंड माउंटेड सोलर परियोजना की स्थापना की जा रही है। अभी तक 4 ऐसी परियोजनाएं स्थापित की गई है और 13 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। 7 अन्य पंचायतों में उन परियोजनाओं की स्थापना के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। इन परियोजनाओं के क्रियाशील होने से प्रत्येक परियोजना से लगभग 25 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय होगी, जिसका 30% भाग ग्राम पंचायत को विकासात्मक कार्यों के लिए दिया जाएगा और इसका 20% भाग पंचायत क्षेत्र के अनाथ, विधवा एवं वंचित वर्गों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी भवनों में
ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। यह सिस्टम रूफटॉप सोलर पावर प्लांट रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी मोड में स्थापित किए जाएंगे। इनसे सरकारी कार्यालयों में बिजली के बिलों में कमी आएगी, क्योंकि जो कंपनी इन प्लांट्स को लगाएगी वह सरकारी कार्यालयों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करवाएगी। जितने भी सरकारी संस्थान हैं हम आउटसोर्स पर इनको रूफटॉप लगाने के लिए देंगे और ये बिजली का मूल्य हमें देंगे और हम रेगुलेटरी कमीशन से बात करके जितनी हमें सस्ता पड़ेगी सारे हम रूफटॉप सारे अब प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस दिशा में भी रूफटॉप सोलर पावर पर भी कार्य कर रहे हैं। सहज हाइड्रो प्रोजेक्ट में एचपी पावर कारपोरेशन HPPCL द्वारा पायलट आधार पर राउंड द क्लॉक ग्रीन एनर्जी उपलब्ध करवाने की पहल की जाएगी, जिससे हाइड्रो पावर को ग्रीन एनर्जी के अन्य स्रोतों के साथ बंडल करके बेचा जाएगा। इस व्यवस्था के परिणाम देखते हुए आने वाले समय में एनर्जी बंडलिंग को बढ़ावा देने पर विचार किया जाएगा। ऊर्जा निर्देशालय के भवन का निर्माण सुपर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड का प्रयोग करके इस वर्ष आरंभ किया जाएगा। यह प्रदेश की पहली VC बिल्डिंग होगी। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एवं संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार एवं पुनर्स्थापना के लिए लगभग 250 करोड़ रुपया निर्धारित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश अभिलेखागार ने लगभग 17 लाख महत्वपूर्ण अभिलेखों का डिजिटलकरण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इन ऐतिहासिक और दुर्लभ अभिलेखों के संरक्षण के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है, जो इस वर्ष क्रियाशील हो जाएगा। इससे शोधकर्ताओं को आसान ऑनलाइन एक्सेस प्राप्त होगी। शिमला के बैटनी भवन से आधुनिक संग्रहालय का निर्माण कार्य पूर्ण करके इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय में चंबा कला और शिल्प की एक गैलरी के नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। केलोंग स्थित जनजातीय संग्रहालय को पूर्ण रूप से क्रियाशील किया जाएगा। एक और पढ़ लेते शेर। संस्कृति है मान हमारा, संस्कृति है मान हमारा, संस्कृति ही पहचान, इसी से महकता है, इसी से महकता है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अब रह गया हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। यहाँ की समृद्ध संस्कृतियां बड़े आराम से पढ़ूंगा। हमारी पहचान है। हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर, मेले और त्योहार अपनी अनूठी परंपराओं के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ श्री नैना देवी जी, श्री चिंतपूर्णी जी, श्री बाबा बालकनाथ जी, श्री चामुंडा देवी जी, श्री ब्रजेशी देवी जी, श्री विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। किन्नर कैलाश, मणिमहेश कैलाश, श्रीखंड कैलाश जैसे तीर्थस्थल है। प्रदेश के कोने कोने में आस्था के केंद्र स्थित है। प्रति वर्ष करोड़ों लोग हिमाचल के धार्मिक स्थलों में आते हैं और हिमाचल के स्वस्थ एवं सुंदर वातावरण में शांति का अनुभव करते हैं। हम प्रदेश के सभी मंदिरों की चरणबद्ध तरीके से विश्व स्तरीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। प्रदेश के शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रथम चरण में बड़े मंदिरों हेतु विशेषज्ञों के सहयोग से परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय चरणबद्ध तरीके से प्रस्तावित है। मैं इन मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के सुधार हेतु 65 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने में कर एवं आबकारी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगामी वित्त वर्ष में सरकार खुदरा शराब की दुकानों की आवंटन की पूरी प्रक्रिया ई-आवंटन के माध्यम से कर रही है तथा टोल वैलियों का आवंटन भी वर्ष 2026-27 के लिए ई-आवंटन की प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। अब आने वाला ना अंतिम समय आने वाला है। आपके अंतिम बजट का अंतिम समय आने वाला है। बजट का अंतिम समय आने वाला है। इसके अतिरिक्त राज्य एवं कर आबकारी विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर 1 सप्ताह की अवधि का GST करदाता स्वैच्छिक अनुपालन जागरूकता अभियान
आरंभ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत करदाताओं को जीएसटी कानून में प्रक्रिया का स्वेच्छा से अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस अभियान का लक्ष्य वॉलंटरी कंप्लायंस के माध्यम से कर विवादों में कमी लाने के साथ साथ पारदर्शी जीएसटी पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अतः इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026 के दौरान विभिन्न पॉलिसी इनिशिएटिव लेने की कर रही है। वर्ष 2026-27 के दौरान सरकार पाइप नेचुरल गैस के नेटवर्क को मजबूत करेगी, जो राज्य में घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग के लिए एलपीजी की तुलना में अधिक सुरक्षित और सस्ता है। इसके अतिरिक्त डीजल और पेट्रोल के बजाय स्वच्छ ईंधन प्रदान करने के लिए राज्य में सीएनजी स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। सरकार इस संबंध में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी और सीएनजी पॉलिसी लागू करेगी। राज्य में 5,300 उचित मूल्य की दुकानों डिपोओं का एक सशक्त नेटवर्क है, जो साधन वितरित कर रहा है। राज्य में 19,50,000 राशन कार्ड धारकों और 72,50,000 लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकान डिपोओं के माध्यम से राशन वितरित किया जा रहा है। उचित मूल्य की दुकानों को वित्तीय रूप में सस्टेनेबल बनाने के लिए उचित मूल्य की दुकानों को अन्य गुणवत्ता वाले उत्पादों को बेचने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को खुले बाजार की तुलना में कम कीमत पर गुणवत्ता वाले उत्पाद मिले। निरीक्षण और सैंपलिंग प्रोसेस को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उचित मूल्य की दुकानें खाद्य थोक भंडार के निरीक्षण में खाद्यान्न के सैंपलिंग होती ई इनसैम प्रणाली विकसित की जाएगी। राज्य में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य में उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु इस वर्ष वेट एंड मीन्स के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के एक वीर सपूत ऑनरी कैप्टन संजय कुमार जिन्हें कारगिल के युद्ध में देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मिला है। हाल ही में ये जीवित है जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। हाल ही में सेवानिवृत्त होने के पश्चात अपने गृह जिले बिलासपुर वापस आ गए हैं। प्रदेश सरकार ने उनसे आग्रह किया है कि वे हिमाचल प्रदेश के युवा जो कॉलेज, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, भारतीय सशस्त्र बल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके प्रोत्साहन से न केवल हमारे युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत होगी, बल्कि वे नशे व अन्य बुराइयों से भी बचेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि ऑनरी कैप्टन संजय कुमार ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके लिए हम उन्हें मासिक सम्मान राशि देंगे तथा बिलासपुर के सैनिक कल्याण कार्यालय में ही अपनी सेवाएं देने के लिए स्वतंत्र होंगे। राज्य का सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम तथा शिक्षा विभाग शीघ्र ही इस विषय पर उचित उद्देश जारी करेंगे। हमारे देश में लगभग केंद्रीय सशस्त्र बल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में 11 लाख कर्मी कार्यरत है। लगभग 20 लाख इन बलों के भूतपूर्व कर्मी हैं। इनकी ओर से एक सुझाव आया है कि राज्य में भी एक पैरामिलिट्री वेलफेयर बोर्ड गठित होना चाहिए, जो रिटायर्ड सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स के कर्मियों को कल्याण तथा रिहेबिलिटेशन आदि पर विचार कर सके। अतः मेरी सरकार द्वारा ऐसे बोर्ड का गठन किया जाएगा। हमारी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 412 भूतपूर्व सैनिकों उनके आश्रितों को विभिन्न विभागों को मांग अनुसार रोजगार प्रदान किया। आगामी वर्षों में भी पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15% पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके साथ ही जिन माता पिताओं के 1, 2 या 3 बच्चे जिन्होंने युद्ध के दौरान देश में लागू आपातकाल के दौरान सेना में सेवा की है, को मिलने वाली युद्ध जगीर आर्थिक सहायता राशि 7,000 रुपए को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब आगे यार अब सुनो जरा, अब आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 पेज। मैं घोषणा करता हूं कि विधायकों को दी जाने वाली डिस्क्रिशनरी ग्रांट वर्तमान सीमा को 1 लाख रुपया और बढ़ाया जाएगा। पहला नहीं पढ़ा।
पहले वाला रह गया अध्यक्ष महोदय। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के संबंध में विधानसभा चुनाव क्षेत्र विधायक क्षेत्र आ जाओ। दोबारा पढ़ दो इसको, ये पीछे से दोबारा पढ़ दो आप। मैं विधायक प्राथमिकता योजनाओं के प्रति विधानसभा चुनाव। विधायक प्राथमिकता योजनाओं के प्रति विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान सीमा 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 225 करोड़ रुपए करने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि विधायक को दी जाने वाली डिस्क्रिप्शन ग्रांट की वर्तमान सीमा को 1 लाख रुपया से बढ़ाया जाएगा। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के संबंध में एक मिनट मुख्यमंत्री महोदय, इन्होंने बजाया नहीं अभी तक, टेबल नहीं बजाया। 1 लाख पर विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के संबंध में नहीं बजाया, ठीक किया, के संबंध में हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहले प्रति विधानसभा क्षेत्र 2 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती थी, जिसे अब वर्तमान वित्तीय परिस्थितियों में रखकर घटाकर 1 करोड़ 10 लाख प्रति विधानसभा क्षेत्र किया जाता है। अध्यक्ष महोदय बताओ। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार यह मानती है प्रदेश के विकास में कर्मचारियों का अभूतपूर्व योगदान है। हम कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दुर्भाग्यवश पिछली सरकारों के वेतन और पेंशन की अदायगी नहीं की, जिससे बकाया देनदारियां लगभग 13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। मैं प्रदेश के मेहनत कर्मचारियों को भरोसा दिलाता हूं कि उनके सभी भुगतान समयबद्ध तरीके से किए जाएंगे। वर्तमान सरकार यह संकल्प लेती है कि कर्मचारियों के सभी बकाया का पूर्ण भुगतान किया जाएगा, ताकि उनके परिश्रम का उचित प्रतिफल मिल सके। हमारी सरकार इस बोझ को समाप्त करने और कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं यह घोषणा करता हूं कि वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को उनका बकाया पेंशन पारिवारिक पेंशन एरिया का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो दिनांक 1/1/2016 से 31/12/2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके बकाया ग्रेचुटी व लीव एनकैशमेंट एरिया का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। उपरोक्त एरिया के भुगतान पर वित्त वर्ष 2026 के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष से स्टडी लीव पर जाने वाली सभी कर्मचारियों को, चाहे वो एजुकेशन के है, चाहे मेडिकल के है, चाहे आयुर्वेदा के है, चाहे किसी और डिपार्टमेंट की है, 100% वेतन का भुगतान किया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने पहले स्टडी लीव लिया है, उन्हें भी शेष वेतन का भुगतान किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि अनुबंध आधार पर दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी जो वर्तमान वर्ष में केवल एक ही बार नियमित किए जाते थे जिनका नियमितकरण सितंबर में होना था 31/12/2026 तक तथा 30 सितंबर 2000 को निर्धारित सेवा काल पूर्ण करने का नियमितकरण किया जाएगा। इसको थोड़ा मैं बताना चाहता हूं कि पीछे जब इनकी जॉब ट्रेनिंग हुई थी, उन सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल में नियमित किया गया था। अब ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सितंबर में 2 वर्ष पूरे कर चुके होंगे, उनको सितंबर 2000 से उनको रेगुलर कर दिया जाएगा और उनका जो एरियर होगा, जो उनके पैसे होंगे, उसको बढ़ाकर भी दे दिया जाएगा। कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद मैं निम्नलिखित घोषणाएं करता हूं। दिहाड़ीदारों को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 750 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को अब न्यूनतम 13,700 रुपए प्रति माह मिलेंगे। हमारी 1,000 रुपए की बढ़ोतरी। हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाए।
प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्स कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 11,500 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब मासिक 1,000 बढ़ोतरी के साथ अब 8300 रुपए मिलेंगे। आंगनबाड़ी सहायकों को प्रति माह 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 6800 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। आशा वर्करों को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 6800 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय को 1,000 रुपए बढ़ाया जाएगा। मिड डे वर्कर्स मिल को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। जल रक्षक को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6100 रुपया प्रति माह मिलेंगे। जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स को 500 रुपया बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्कर को 500 रुपया प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। पैरा फीटर पंप ऑपरेटर को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 7100 रुपया प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदारों को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। राजस्व चौकीदारों को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ तो 6800 मिलेगा। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। आईटी टीचरों को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। एसपीओ को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश इस समय एक गंभीर फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहा है। यह स्थिति अचानक नहीं बनी, बल्कि पिछली सरकार के कमजोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और गलत प्राथमिकताओं का परिणाम है। इसके साथ ही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बंद होने से राज्य पर अधिक दबाव उत्पन्न हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में इस चुनौती से बाहर निकलकर हम सभी को मिलकर योगदान देना होगा। इस भावना के साथ सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री के वेतन का 50%, उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन का 30% तथा माननीय विधायकों के वेतन का 20% अगले 6 महीने के लिए अस्थायी रूप से डेफर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ। हाँ, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस गंभीर परिस्थिति। इसके अतिरिक्त सभी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ऑल एडवाइजर, पॉलिटिकल अपॉइंटीज के वेतन का 20% भी इसी अवधि के लिए अस्थायी रूप से डेफर किया जाएगा। वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस एवं वन अधिकारियों के स्तर पर समान रूप से योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। पहली बार प्रदेश के इतिहास में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के वेतन का 30% तथा सेक्रेटरीज एवं सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स का 20% स्थायी रूप से डेफर किया जाएगा। इसी प्रकार डीजीपी एवं एडीजीपी का 30% तथा आईजी, डीआईजी, एसएसपी एवं एसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों का 20% और हॉफ, पीसीसीएफ, सभी पीसीसीएफ एवं एडिशनल पीसीसीएफ का 30% तथा सीसीएफ, सीएफ एवं डीएफओ स्तर के अन्य वन अधिकारियों का 20% वेतन अस्थायी रूप से डेफर किया जाएगा। इसी के साथ ग्रुप 8 अगले 6 महीने और कर देंगे। इसके साथ ही ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के अधिकारियों के वेतन का 3% हिस्सा अगले 6 महीने के लिए अस्थायी रूप से डेफर किया जाएगा। जबकि ग्रुप सी क्लास 3 एवं ग्रुप डी कर्मचारियों को, ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को
पूर्णतया इससे बाहर रखा जाएगा। उन्हें पूरा वेतन मिलता रहेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस, पीएसयूज, ऑटोनमस बॉडी, यूनिवर्सिटी तथा अन्य प्रमुख सोसाइटीज जो राज्य सरकार से ग्रांट इन एड या किसी प्रकार की बजटरी सपोर्ट प्राप्त करते हैं, वह भी इस निर्णय के सरकार के अनुरूप अपनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका की संवैधानिक गरिमा और इंडिपेंडेंस का पूरा सम्मान करते हुए राज्य सरकार यह आशा करती है कि वर्तमान फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट जज एवं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के स्तर पर 20% तथा जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट के ग्रुप ए एवं ग्रुप बी अधिकारियों के स्तर पर 3% वेतन के टेम्परेरी डेफरमेंट पर माननीय उच्च न्यायालय अपने गाइडेंस एवं कंकरेंस से सरकार के अनुरूप विचार करेगा। प्रदेश के वो केंद्र सरकार तय करती है। साथ ही प्रदेश के प्रति प्रदेश के प्रति एकजुटता और जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करते हुए मैं माननीय उच्च न्यायालय अपने विवेक से सीनियर लेवल पर वॉलंटरी 30% तक का डेफरमेंट पर भी विचार कर सकते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, यह केवल टेम्परेरी डेफरमेंट है और जैसे ही राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी यह राशि वापस दे जाएगी। जैसे ही कोई बात नहीं, चुनावों के लिए नहीं हम कार्य करते, हम राज्य के लिए कार्य करते हैं। हम चुनाव के लिए नहीं, हम राज्य के लिए कार्य करते हैं। यह निर्णय इसलिए लिया गया है, यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहे, सभी को संतुलित बनी रहे, सभी को समय पर वेतन और पेंशन मिलती रहे और जनता के लिए जरूरी सर्विसेज और डेवलपमेंट वर्क बिना किसी रुकावट के चलते रहे। मुझे विश्वास है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में सभी सभा पटल में बैठे हमारे जनप्रतिनिधि, न्यायपालिका अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य हित में पूरा सहयोग देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं हिमाचल की 75 लाख की जनसंख्या और बैठे हुए विधायकों से कहना चाहता हूं, हर समय हमें चुनावों की नजरों से नहीं देखना चाहिए, प्रदेश को आत्मनिर्भरता की नजर से भी देखना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हमें प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फैसले करने पड़ेंगे और इस मंच के माध्यम से मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये भी कहना, 75 लाख की जनता को मैं कहना चाहता हूं, कई बार मैं रात को 2 बजे उठ जाता था, फिर कागज में लिखता था, फिर अगले दिन अधिकारियों को बोलता था ऐसे करो। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 6 महीने का 75 लाख की जनता हमें समय दे, 6 महीने का आप हमें समय दीजिए, हमारे फैसलों का आप समर्थन कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2025-26 के संशोधित अनुमानों पर आता हूं। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 44,537 करोड़ रुपए से हैं। 25-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 54,349 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 9,812 करोड़ रुपए का राजस्व डेफिसिट अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जितने भी हिमाचल प्रदेश के पेंशनर हैं, उनके किसी भी प्रकार के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी, ना होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 2026-27 में राजस्व प्राप्तियां 40,361
कार्ड रोड रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 46,938 करोड़ रुपया अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 6,577 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 9,658 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.49% है। 2026-27 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपए व्यय में से वेतन पर 27 रुपए, पेंशन पर 21 रुपए, ब्याज अदायगी पर 13 रुपए, ऋण अदायगी पर 9 रुपए, स्वयं संस्थानों के लिए ग्रांट पर 10 रुपए, जबकि शेष 20 रुपए पूंजीगत कार्य सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किए जाएंगे। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है। इसके अलावा FRBM स्टेटमेंट भी बजट के साथ प्रस्तुत की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल की आत्मा हमारे गांव में बसती है। जब हमारे गांव समृद्ध होंगे तभी हिमाचल सशक्त होगा। हमारे किसान, बागवान, पशुपालकों, युवाओं और माता बहनों की मुस्कान इस बजट का असली पैमाना है। इस बजट में केवल आंकड़े नहीं है, प्रदेश की मेहनत का जनता की आवाज है। इसमें उनका हौसला है, उनके सपनों की उड़ान है। एक शेर कहना चाहता हूं, रोक सकता है भला कौन मेरे परवेश को, रोक सकता है भला कौन मेरे परवेश को, मैं वो परिंदा हूं जिसे उड़ने की आदत हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल वासी वो परिंदे हैं जो पंखों से नहीं, हिमाचल की जनता वो परिंदे हैं जो पंखों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। हम तमाम आर्थिक बाधाओं के बावजूद हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दोबारा बोलना चाहता हूं। हिमाचल वासी वो 75 लाख के हमारा समाज वो परिंदे हैं जो पंखों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। हम तमाम आर्थिक बाधाओं के बावजूद हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट अभिभाषण के मुख्य बिंदु अनुबंध में दर्शाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ यह बजट माननीय सदन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूं। अब इस माननीय सदन की बैठक सोमवार 23 मार्च 2026 के 2 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है। धन्यवाद।